हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में अपन ने जहां तक कवर किया था उसमें बेसिक कांस्टेंट्स और फ्रैक्शन पे बात की थी अपन ने, जिसमें अपन ने जो कांस्टेंट्स बात किए थे बहुत छोटे छोटे कांस्टेंट्स थे, बेसिकली 3 या 4 कांस्टेंट्स हैं। पहला था कौन सा? गैस कांस्टेंट, जिसको मैंने बोला था 25/3 याद करना है। दूसरा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको मैंने बोला था 20/3। तीसरा था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको मैंने बोला था कि आर डिवाइडेड बाय एन ए। आर जहां पर क्या है? गैस कांस्टेंट, और एन ए जो है वो है एवोगाड्रो नंबर। उसकी वैल्यू हमें याद नहीं रखनी है, आर की वैल्यू डालेंगे और एन ए की वैल्यू डालेंगे, यानी हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की अलग से वैल्यू याद नहीं करेंगे। इसके अलावा मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की थी कि उसको हम कैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन हम कैसे फास्ट कर सकते हैं, यहां तक हम पहुंच गए थे। कुछ बेसिक फार्मूले आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसिक फार्मूले जो अपन ने 12th तक के स्कूलिंग में सुने हैं, सीखे हैं, बेसिकली 6, 7, 8, 9, 10th में उनके बहुत बेसिक क्वेश्चंस में यूज होने वाले जो फार्मूले हैं उन्हीं का यूज करेंगे, जो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगा भी कि कहां पे कैसा यूज करना है। इन फार्मूलों को आप जानते भी हैं, लेकिन एक बार रिविजिट करना है और हमें याद भी रखना है, जिससे इसमें कोई गलतियां ना हो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे कि बेसिक फार्मूले की बात करें तो पहला जो फार्मूला है जो आपको सबको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको अपन लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं अपन? 2 टाइम्स ए इंटू बी। एक बात ध्यान रखना है अपने को कि ये जो फार्मूले मैं बता रहा हूं ये स्ट्रिक्टली अपने को यूज करने हैं स्केलर के लिए। किसके लिए? स्केलर्स के लिए। यानी ये जहां पे बेसिक फार्मूले लिखे हैं ओनली फॉर स्केलर क्वांटिटी के लिए यूज करेंगे। वेक्टर जहां होगा वहां इन फार्मूलों को नहीं लगाया जा सकता है। ये नई बात मैं आपको बता रहा हूं, जो बात मोस्टली नहीं बताई जाती है और बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इन फार्मूलों को वेक्टर में भी लगा देते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि वेक्टर क्वांटिटीज में ये फार्मूले नहीं लगाने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शंस ना हो उन्हीं में इन फार्मूलों को लगाने की यानी कैलकुलेशन करने में यूज करना है बस। राइट। तो सेकंड फार्मूला ये आप जानते हो पहले से। इसी का एक और जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा है अपने पास, पहले से पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं अपन? 2 टाइम्स ए बी। ये बच्चा आप सबको पता है, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार रिविजिट कर लें। जैसे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको आप लिखते हो ए प्लस बी इंटू क्या लिखते हैं अपन? ए माइनस बी। अब जैसे कि ये फार्मूला तो बहुत फेमस फार्मूला है, हर जगह यूज करते हैं अपन। ये वाला भी एज इट इज यूज करते हैं। यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो गया? माइनस। ये देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है? माइनस। ये अपने को सबको पता होता है। मैं कुछ और बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक बार ध्यान से देखिएगा। ये जो फार्मूला है ना, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बड़ा फेमस सा है। लेकिन इसको बेहतरीन यूज फिजिक्स में कहां करेंगे? जैसे 1D मोशन जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो कई बार हमारी कैलकुलेशंस ऐसी हो जाती है। जरा देखिए आप, मान लीजिए आपको ये बोला है कि कैलकुलेशन करते वक्त बीच में स्टेप में कहीं बन गया 41 का स्क्वायर माइनस लेट इट बी 31 का स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब यहां पर बच्चा कैलकुलेशन करने जाएगा तो वो हो सकता है कि 41 का क्या करोगे आप? स्क्वायर निकालो, जो मैंने स्क्वायर निकालने के लिए बताया था, और दूसरा 31 का स्क्वायर है वो अलग से निकालो। उसकी बजाय हमें क्या करना है? जरा देखिए, ए की जगह 41 लिखा है, बी की जगह 31 लिखा है, तो मैं इसको कहां यूज करूंगा? 41 प्लस क्या लिख दूंगा मैं इधर? 31, और इधर क्या कर दूंगा मैं? 41 माइनस क्या कर दूंगा? 31। यदि मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे लिए बहुत आसान सा काम हो गया। स्क्वायर निकालने से मैं बच गया और अनावश्यक कैलकुलेशन करने से बच गया, यदि इसका यूज सही तरीके से सही जगह पर किया है तो यदि देखिए आप तो कितना आ जाएगा? दिस इज 2, और ये क्या हो गया? 7, और यहां से मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे तो 41 माइनस 31 इज व्हाट? 10, दैट बिकम्स व्हाट? 720। ये बड़े प्यार से कैलकुलेट हो गया। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि हमें कोई फार्मूले याद करने या हमें कोई फार्मूले पूछेगा कोई, हमें फार्मूले पता हो, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अप्लाई कहां करेंगे सर इसको। जैसे आप जरा इमेजिन करिए कि जैसे मान लो सपोज दैट s1 इज इक्वल टू आपने लिखा u1 इंटू टी प्लस क्या लिखा अपन ने? 1/2 a1 इंटू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया अपने पास। ये मान लीजिए a लिख दिया यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है मान लीजिए सपोज दैट दिस इज a इंटू t1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ बना देते हैं अपन। इसी तरीके से s2 जो है वो मान लीजिए कुछ, इसको भी चेंज कर देता हूं मैं, दिस इज u टाइम्स t1, ये u टाइम्स मान लो t2 है, प्लस लिखा 1/2 a टाइम्स व्हाट? t2 स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट था, आगे जाके यूज करेंगे। अब मान लो सपोज दैट ऐसा पूछा कि s1 माइनस s2 यदि मैं करूं
तो ये आप देखो क्या बनेगा, u टाइम्स वॉट t1 माइनस t2 प्लस क्या बनेगा बच्चा 1/2 a टाइम्स वॉट t1 स्क्वायर माइनस का t2 स्क्वायर। अब देखो ये वही वर्ड बन गया जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की बात है। तो मैं यहां पर कैलकुलेशन करने की बजाय यूज कर लूंगा क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं कंटेक्स्ट बता रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पर कैसा यूज करना है। बेसिक फार्मूले सबको आते हैं, लेकिन उन फार्मूलों का फिजिक्स में यूज कहां पे करेंगे इसका अपने को ध्यान रखना चाहिए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं अपन। कुछ और फार्मूले बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल से हैं, लेकिन अपन यूज करेंगे उसको। जैसे मान लीजिए एक और है फोर्थ, यदि मान लीजिए मेरे से पूछा a प्लस बी का होल क्यूब, इसका भी अपने को फार्मूला याद होना चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या लिखेंगे अपन 3ab इंटू क्या लिखूंगा मैं a प्लस बी। इसी प्रकार से फिफ्थ वाला जो है उसको भी आप याद रखें प्लीज, a माइनस बी का होल क्यूब कैन बी रिटन एज a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab इंटू क्या आएगा a माइनस बी। प्लीज इसका ख्याल रखें आप। सिक्स वाले में कुछ फार्मूले और हैं, a क्यूब माइनस का b क्यूब, इसका जरूर ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, सबसे ज्यादा यूज होगा। दैट इज a माइनस बी इंटू मैं क्या लिखूंगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस क्या लिखूंगा मैं b स्क्वायर। इसी तरीके से एक लास्ट फार्मूला है, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू लिखूंगा मैं a प्लस बी इंटू क्या लिखेंगे अपन a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। जरा बच के रहिएगा, यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस है, लेकिन यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो यहां पर पूरा क्या है प्लस। इसका ध्यान रखिएगा, केवल 7 फार्मूले हैं जो अपने को बेसिक फार्मूलों की तरह याद होने चाहिए, इससे ज्यादा हमें फार्मूलों की जरूरत नहीं है। प्लीज ध्यान रखें, इनका यूज भी करेंगे अपन। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि अब कहीं पे ये आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज करना, तो मेरे को तो पता नहीं है कहाँ यूज करना है, लेकिन कैसे अपने को स्ट्राइक करेगा। जैसे मान लिया 61 का क्यूब माइनस 33 का क्यूब है, तो मुझे ये पता चल जाना चाहिए कि a की वैल्यू कितनी है 61 और b जो है वो मेरा क्या है 33। अब मैं इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकता हूं इस वाले फार्मूले का यूज करके। अदरवाइज 61 का क्यूब करने में अलग से टाइम जाएगा और 33 का क्यूब करने में भी अलग से टाइम जाएगा। उन अनावश्यक कैलकुलेशन को हमें अवॉइड करना चाहिए, राइट। चलिए, ये बेसिक फार्मूले थे, इससे ज्यादा मुझे कोई फार्मूले नहीं चाहिए और ना मैं कभी यूज करूंगा और ना ही मैं आपको बोलूंगा। एक जो सबसे फेमस फार्मूला है उसको भी हमें एक रिविजिट कर लेना चाहिए, जो कि कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हमें आने चाहिए। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस क्या है bx प्लस क्या लिखा है c इज इक्वल टू लिखा है मान लीजिए 0। अब इसमें बोला है x की वैल्यू निकालो, तो आपको डायरेक्टली यूज करना है, कोई फैक्टर वगैरह नहीं बनाने हैं, आपको कोई क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करने जाना है, सीधा सीधा अपने को करना माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर क्या होगा b स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय क्या लिखना अपने को 2a। अब दिमाग में आएगा कि सर इसका यूज कहां पर करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, वन डायमेंशनल प्रॉब्लम यानी स्ट्रेट लाइन मोशन की प्रॉब्लम हो, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन बोलें जिसको, या फिर रिलेटिव की प्रॉब्लम हो, या फिर प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम हो, इन सब जगहों पर इसका यूज आएगा। यानी जहां भी हमारे पास क्वाड्रेटिक जैसी स्थिति बनेगी तो हमें सॉल्व करने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। प्लीज ध्यान रखिए, यदि आपको याद हो तो मैं आपको बताता हूं, s इज इक्वल टू क्या लिखा है, मान लीजिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, आपको s गिवन है, दिस इज गिवन, u इज ऑल्सो गिवन और a इज ऑल्सो गिवन। आपसे बोला है कि इसमें क्या निकालो, टाइम। आप देखेंगे तो ये टाइम की पावर कितनी देके रखी है 2। यही पहचान है किसकी, क्वाड्रेटिक की। प्लीज ध्यान रखें, दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका ख्याल रखें कि टाइम हमें सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस। इसलिए मैं कह रहा हूं ये फार्मूले सारे याद होने चाहिए। मैंने 7 फार्मूले आपको बताए हैं, वापस से मैं आपको रिविजिट कराता हूं कौन कौन से फार्मूले बताए थे। जरा देखिए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। उसका बेहतरीन यूज क्या हो सकता है, ये उसके लिए मैंने कंटेक्स्ट भी बताया कि कहां पे यूज कर सकते हैं अपन। और ये देखिए जरा, सेकंड वाला जो टर्म है t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, इसको मैं t1 माइनस t2 लिखूंगा और t1 प्लस t2 लिखूंगा, मैं स्क्वायर अलग से नहीं निकालूंगा और मैं बचूंगा अनावश्यक कैलकुलेशन से। इसके बाद यदि देखिएगा तो हमारे पास क्या है, क्यूब वाले फार्मूले, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब है,
ए माइनस बी का होल क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। इनकी अपनी कैलकुलेशन मैंने कंटेक्स्ट भी बताया कि कभी क्वेश्चन करते वक्त ऐसी कैलकुलेशन आ जाए तो 61 का क्यूब नहीं निकालने जाना है, 33 का क्यूब निकालने नहीं जाना है, हम सीधे सीधे इन दोनों का यूज करके हम काम कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट मैंने बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। एक्स के सामने बी लिखा है, एक्स स्क्वायर के सामने ए लिखा है, कांस्टेंट टर्म जो है वो सी है, यहां वैल्यू डालनी है और हमें आंसर निकालना है। मोस्टली फिजिक्स के जितने चैप्टर्स हैं उसमें जहां भी आप देखोगे तो मोस्टली वो क्या बना देते हैं, क्वाड्रेटिक बन जाता है और क्वाड्रेटिक में बच्चा परेशान होता है, तो अलग से फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। हमें किसका यूज करना चाहिए, इस श्रीधराचार्य वाले फार्मूले का यूज करना है और सीधे आंसर निकालना है। दैट्स इट। इसके बाद अपन देखें तो हमें एक पार्ट और मिलता है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में सर क्या बताओगे आप, ज्योमेट्री में भी वही बेसिक बातें जैसे पाइथागोरस हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, अपना स्क्वायर हो गया, डिस्टेंसेस हो गई, एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, है ना, स्फीयर हो गया, सर्कल हो गया, इन सब की हमें बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए। मैं उन बातों को आपको बोल ही नहीं रहा हूं जो यूज नहीं होने वाली हैं, जो यूज होने वाली हैं, जो हर जगह यूज होंगी, उनका मैं आपको सारा डिस्क्रिप्शन और सारे फार्मूले बता रहा हूं। उससे ज्यादा हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना मैं यूज करूंगा और ना ही डिमांड होती है। हमें फिजिक्स में जिन चीजों की ज्योमेट्री की वजह से हमारे सवाल गलत नहीं होने चाहिए, बेसिक फार्मूले हमें पता होने चाहिए, उनकी बात करेंगे। तो पहला है, मान लीजिए आपसे बोला है, पहला जो काम है वो है हमारे पास कि हम ट्रायंगल में क्या क्या यूज करने वाले हैं। ट्रायंगल में जो सबसे फेवरेट ट्रायंगल है वो हमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इसमें कुछ कुछ पॉइंट लिख रहा हूं मैं, इन पॉइंट का अपने को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है वो देखिए आप, कि यदि मेरे से बोला जाए ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये अपने को दे के रखा है, दिस इज सपोज दैट लेट इट बी, ये मान लो सपोज दैट ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। आप पाइथागोरस लगा रहे हो, फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर से पाइथागोरस जब लगाएं तो सिर्फ और सिर्फ कब तक वैलिड है वो, ये मैं फिर से आपको कह रहा हूं, ओनली स्केलर क्वांटिटी में ही आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी होगी तभी आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। मोस्टली बच्चे वेक्टर में लगा देते हैं, जो कि आंसर गलत देगा, क्योंकि वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट चलता है स्केलर के फॉर्म में, और आपको फिर से कह रहा हूं कि वेक्टर में हमें पाइथागोरस नहीं लगाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे पाइथागोरस यदि आप देखोगे बहुत आराम से लिख सकते हो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस व्हाट, बी स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात है। इसके साथ मैं कुछ ट्रायंगल आपको बना रहा हूं जो आपको याद होने चाहिए एग्जैक्ट वैल्यूज में। लेट इट बी 3, दिस वन इज 4, तो ये है अपने पास 5। आप बड़े आराम से इसको चेक कर सकते हैं। जैसे आप देखें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 3 स्क्वायर, प्लस यदि मैं देखूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर लिख लेता हूँ, इसको h मान लिया मैंने, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 प्लस कितना हो जाएगा बच्चा, 16, दैट इज कमिंग आउट टू बी 25। तो यानी मेरे को पता चला h स्क्वायर जो है वो 25 है, यानी जो h है वो मेरा कितना आएगा, 5। तो ये वाला ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए, 3, 4 एंड 5। इसके साथ यदि मैं आपसे बात करूं तो यहां पर इस ट्रायंगल को भी आपको याद रखना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 4 है, ये 3 है, फिर से वही कहानी है, तो ये कितना होगा, 5। मैं फिर से कह रहा हूं, इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री में भी आएगा, इसमें इसका यूज ट्रिग्नोमेट्री में भी आएगा। 53 डिग्री और 37 डिग्री वाले ट्रायंगल हैं ये दोनों। ये जो यदि मैं बात करूं आपसे, जो पीछे बताया मैंने, ये 3 है परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो एंगल है वो होता है कितना, 37 डिग्री। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, फिर से देखिए ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, नॉट एग्जैक्ट। हम लोग यूज कर लेते हैं फिजिक्स में, जबकि ये होता है 36.99 डिग्री। प्लीज ध्यान रखिएगा इसका। और इसके साथ जो मैंने अभी बताया, यहाँ पर 4 यानी परपेंडिकुलर यदि 4 हो जाए, बेस 3 हो जाए और हाइपोटेन्यूज 5 हो जाए, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाता है, 53 डिग्री। प्लीज ध्यान रखिए, इन दोनों ट्रायंगल का सबसे ज्यादा यूज है। इसी के कुछ और वर्जन्स हैं, उनको भी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि ये देखिए, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं 6, यहां पर लिख रहा हूं मैं 8, और यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं 10। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये नया याद करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखें मैं कैसे याद रखता हूं वो देखिएगा। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, पूरे जितने साइड से उन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए जरा वही बनेगा। 3 का मल्टीप्लीकेशन किया तो ये कितना हो गया, 6, 4 ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 8,
5 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। यदि मैं इसी का कन्वर्जन देखूं, सम में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भाई साहब भी हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे कैसे, 3 का 6 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, 5 का 10 हो जाएगा। एंगल अभी भी उतना ही बना रहेगा, प्लीज इसका ध्यान रखना है। ये देखिए जरा यहाँ पे, ये किससे बना रहा होगा, यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं सारी साइड को तो मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5, ये स्टिल कितना है भाई साहब 37 डिग्री। प्लीज ध्यान रखिए, इससे ज्यादा मुझे राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है सारी बातें, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन सारी बातों को हमें रिकलेक्ट करना है, लिखना है, समझना है और यूज करना है, राइट। चलिए कुछ और बातें अपन करते हैं इसी में, कि ट्रायंगल की बात कर रहे थे तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात की अभी मैंने। अब मैं बात करने वाला हूं, ये ट्रायंगल यदि आपको देख रहा है, कोई भी ट्रायंगल है उसका मुझे एरिया पता होना चाहिए। ये है हमारा क्या, बेस, दिस इज नथिंग बट बेस, और इससे यदि परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पर डाल दूं तो ये है उसकी हाइट, यानी बेस को मैंने लिखा है बी और एच को लिखा है मैंने हाइट। एच इज व्हाट, हाइट, और बी जो है वो क्या है, बेस, यानी लेंथ ऑफ द साइड। यदि मेरे से पूछा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो मैं बड़े प्यार से बोलूंगा हाफ बेस इनटू हाइट। प्लीज इसका ख्याल रखें, सबको पता होता है, फिर भी एक बार रिविजिट कर लेना चाहिए। दिस इज बी एंड दिस वन इज व्हाट, एच। कृपया इसका ख्याल रखें, कोई भी ट्रायंगल, कैसा भी ट्रायंगल आपको दे दे, अपने को इसी का यूज करना आना चाहिए। कोई और दूसरा फार्मूला मैं नहीं बताऊंगा, ना ही आपको यूज करना है, सिर्फ इसी वाले फार्मूले से हमें ट्रायंगल के सारे एरिया निकालने हैं, इसी के थोड़े से हमें यूज करने आने चाहिए। मैं देखो यूज कैसे करके बताता हूं, और आपको याद भी करना होगा। जैसे कि मैंने ले लिया है कौन सा ट्रायंगल जो सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है बेसिकली जिसकी सारी साइड सेम हो जाए, लेंथ सेम हो जाए, यानी एंगल जो है वो 60 डिग्री बनेगा। एंगल जो है वो कितना बनेगा, 60 डिग्री, यानी तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और ये भी क्या है 60 डिग्री। ठीक है, इसकी मान लीजिए मैंने साइड लेंथ को क्या लिया है, थोड़ी देर के लिए ए लिया है, और ये वाली साइड लेंथ भी जो है वो कितनी है, ए के बराबर, और ये वाली साइड लेंथ भी यदि मैं देखूं तो किसके बराबर है, ए के बराबर। अब मेरे से इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछेगा कि आप बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट जैसे पढ़ते हैं, इसका कंटेक्स्ट पहले बता दूं मैं, हालांकि बहुत जगह यूजेस हैं लेकिन फिर भी आपको बताता हूं। यहां पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ये प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ये प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और यहां पर सेंटर पर मान लीजिए मेरे से ये बोला जाए कि भैया यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज है, तो अब बताइए इस पर फोर्स। तो सोचिए जरा, मुझे इस डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्लियर, ये वाली डिस्टेंस मुझे चाहिए, ये वाली डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो इन सारी चीजों को में हम टाइम वेस्ट करते हैं, हम पहले से याद करके रखेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, रैंक लाने वाले बच्चे हैं, जो रैंक लाते हैं, जिनकी रैंक आती है, बहुत अच्छे से सिलेक्शन लेके जाते हैं, उन सारे बच्चों को ये बातें पहले से पता होती हैं और वहां पर वो टाइम बचा ले जाते हैं उस बच्चे से जिसने इस पर काम नहीं किया है। तो हमें बच्चा पहले ही ये काम कर लेना चाहिए। तो कैलकुलेशन में स्टार्ट करता हूं इन सारे पार्ट्स पे। तो उसके लिए पहले मैं बना रहा हूं, ये है डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम अपोजिट साइड। बेसिकली मैं बात कर रहा हूं किसकी, हाइट निकालना है मुझे ट्रायंगल की। मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके चल रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं केवल। दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए एंड दिस इज ऑल्सो ए। यहां से मैं बात करूं, इस हाइट को निकालने की बात चल रही है। ये एंगल आपको दे के रखा है कितना, 60 डिग्री। ये भी कितना है भाई साहब, 60 डिग्री, और ये पूरा भी कितना है, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे थे, मुझे हाइट निकालना है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में यदि आपने यहां से परपेंडिकुलर डाला है तो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ। दिस इज a/2 एंड दिस इज ऑल्सो a/2। अब ध्यान से देखना है कैसे निकालना है, मतलब यदि भूल भी जाओ तो आपको कैलकुलेशन फास्टर कैसे करनी है वो अपने को ध्यान होना चाहिए। ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ये परपेंडिकुलर है,
ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। आप किसी भी तरीके से इसको निकाल सकते हो। जरा देखिए, यदि मैं इसका यूज करूं और सिर्फ इसका यूज करूं यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो मैं लिख सकता हूं साइन का 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज h डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूं a। साइन 60 कितना होता है बच्चा, आपको पता होना चाहिए, दैट इज √3/2। दिस इज h बाई a, यानी h की वैल्यू कितनी है बेटा, √3/2 टाइम्स a। तो आज के बाद यदि आपसे पूछा जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर दैट इज हाइट कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो आपको याद होना चाहिए √3/2 टाइम्स वन ऑफ द साइड लेंथ। वन ऑफ द साइड लेंथ ए है, उसका √3/2 टाइम्स होता है। प्लीज इसका ख्याल रखिएगा, मुझे हमेशा याद रहता है और मैं बोलता हूं सारे बच्चों को भी याद होना चाहिए। बहुत बेसिक सी बात है, सब लोग याद कर सकते हैं, राइट। अब जब ये निकाल ही लिया है तो मुझे कुछ और काम करना चाहिए इसके साथ। क्या काम बचा हुआ है कि अपने को डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सेंट्रॉइड, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल में बोला जाए कहां से कहां की डिस्टेंस वर्टेक्स और सेंट्रॉइड की, तो यहां से मैं फिर से बना रहा हूं और आपको ये बहुत आसानी से निकालना आना भी चाहिए। दिस इज सेंट्रॉइड, दिस इज। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप कि यहां पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, इस वर्टेक्स से लेके यहां तक की डिस्टेंस और इस वर्टेक्स से यहां तक की डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस जो है वो सेम होती है। मुझे एक से काम करना आना चाहिए। तो इसको कैसे याद रखता हूं मैं, और मैं बच्चों को भी यही चीज सिखाता हूं। जरा ध्यान से देखिएगा, ये अपन ने निकाला था क्या भाई साहब, हाइट निकाली थी। इन्हीं के बीच में जो है वो सेंट्रॉइड आएगा हमारा, यहां कहीं पे ये सेंट्रॉइड कहीं पे है। और आपको क्या याद होना चाहिए, ये वाली जो डिस्टेंस मैंने अभी मार्क की है, इस डिस्टेंस को मैं थोड़ी देर के क्या मान लेता हूं, x। ये जो डिस्टेंस है हमेशा कितनी होती है, 2/3 ऑफ द हाइट। कितना, 2/3 ऑफ द हाइट। और हाइट आप निकाल चुके हो, यानी कि मैं यदि बात करूं तो कितना आएगा, 2/3 टाइम्स हाइट की वैल्यू कितनी है, वो अभी अपन ने निकाली थी √3/2 टाइम्स व्हाट, a। यदि आप देखोगे तो ये कैलकुलेशन करोगे तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, a/√3। ये √3 से √3 कैंसिल आउट होगा तो एक √3 बच जाएगा। यानी कि मुझे अब नई बात पता चल चुकी है कि ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट a/√3। ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, a/√3, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, a/√3। तो दिमाग में आएगा कि सर एक डिस्टेंस और बची है, उसका क्या करें। कौन सी डिस्टेंस बची है उसको देखिए जरा, ये वाली डिस्टेंस बची है जो मैंने अभी येलो मार्क किया है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, अच्छा ये वाली जो डिस्टेंस थी वो 2/3 थी, तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, 1/3 ऑफ द हाइट। यानी कि मैं यदि लिखूं तो 1/3 टाइम्स कितना लिखूंगा, हाइट की वैल्यू कितनी है, √3/2 टाइम्स व्हाट, a। यदि इस कैलकुलेशन को आप करेंगे तो ये बन जाएगा a/2√3। फाइनली मैं आगे लिख रहा हूं इस बात को एक साथ सब कुछ, क्या क्या चीजें जरा देखिए आप यहाँ पे कि ये हमारा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज ए एंड दिस वन इज ए। यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हाइट निकाली थी, वापस से देखिए जरा, हाइट जो है वो हाइट अपने पास कितनी है, वो निकाल ली थी अपन ने √3/2 टाइम्स व्हाट, a। ये निकाल लिया था। इसके बाद यदि मेरे से पूछा जाए कि ये वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है और मुझे ये वाली डिस्टेंस बताओ, ये वाली डिस्टेंस बताओ, ये वाली डिस्टेंस बताओ और ये वाली डिस्टेंस बताओ, और ये मैंने बोला था ये सारी डिस्टेंसेस कैसी होती हैं, सेम। तो ये डिस्टेंसेस आपको याद हो जानी चाहिए। इसकी वैल्यू लिख रहा हूं x, दैट इज नथिंग बट a/व्हाट, √3। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि यहां पर एक ट्रायंगल और यदि अपन देखें, इसी में इक्विलेटरल ट्रायंगल में यदि नीचे वाली डिस्टेंस निकालनी, दैट इज सेंट्रॉइड से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस या फिर ये वाली डिस्टेंस या फिर ये वाली डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंसेस आपस में सेम होती हैं और ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, लेट इट बी y। और ये अभी निकाला था a/2√3। इतनी वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, हाइट कितनी है अपने पास, √3/2 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द साइड। यदि वर्टेक्स से सेंटर की डिस्टेंस a/√3, एकदम टिप्स पे अपने को याद होना चाहिए। यदि मैं बात करूं सेंट्रॉइड से लेके सामने वाले साइड की डिस्टेंस, तो कितना है अपने को, a/2√3। यदि आप देखोगे तो इसका आधा है, इसका
आधा कर दो, इसका यानी वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस ये वाली हो गई, यदि सामने वाले साइड की डिस्टेंस कर दो तो इसका क्या कर दो आप, आधा कर दो। बड़े प्यार से आंसर निकाला जा सकता है और ये याद होना चाहिए क्योंकि ट्रायंगल में आप ये समझो इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसे फेमस है। आप यूज करोगे तो कहां यूज करोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में यूज करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यूज करोगे, ग्रेविटेशन में यूज करोगे, इलेक्ट्रोस्टैट में यूज करोगे, आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में यूज करोगे, वेव ऑप्टिक्स में भी आप यूज कर सकते हो, रेक्टिलिनियर मोशन में यूज करोगे, रिलेटिव मोशन में यूज करोगे, और तो और आप ये मान के चलो कोलिजन में भी इनका यूज होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा यूज होने वाली ये डिस्टेंसेस हैं और सारे बच्चों को वहां पर कैलकुलेशन करना नहीं आना चाहिए। आपको मेथड पता है, भूल जाओ तो कर लो, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको याद होना चाहिए। मुझे याद रहता है, आपको भी याद रहे। कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, कोई हाई फाई बात नहीं बता रहा हूं। सिंपल चीजों से हम बड़े काम कर सकते हैं, 10-10 सेकंड बचा सकते हैं। कैलकुलेशन में हमें टाइम बचाना है और बेसिक कैलकुलेशन का ही काम कर रहे हैं अपन, राइट। अब आता है इसके बाद क्या, इसी का एरिया, कि मुझे अब कोई बोले कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेकिन ये भी तो एक ट्रायंगल ही है ना, तो यदि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के एरिया का तो एक ही फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपन ने, हाफ बेस इंटू हाइट। ये है भाई साहब हाइट और ये क्या है अपना बेस। यदि मैं एरिया की बात करूंगा तो एरिया जो है वो मेरे पास बड़े प्यार से फार्मूला क्या लिखेगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यदि देखोगे तो 1/2 बेस, बेस कितना है a, और हाइट अभी लिखी थी अपन ने कितनी है, √3/2 टाइम्स a। इसको आप देखोगे तो ये क्या लिखा है, √3/4 टाइम्स a स्क्वायर। हर बच्चे को 10th क्लास में ये याद करवाया जाता है, मुझे भी याद करवाया गया था और आपको फिर से बोल रहा हूं याद करना है। याद करना तो अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं आपको इसके साथ बेस तो पता ही था a था और हाइट कितनी थी, √3/2 टाइम्स a। बड़े प्यार से इसको याद कर सकते हो, भूल जाए तो अपन जनरेट कर सकते हैं। इतना हमें पता होना चाहिए। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे थे अपन, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, राइट। अब इसके बाद कुछ और ज्योमेट्री के पार्ट हैं, जैसे कि मैं आपसे बात करूं तो आगे आ गया हमारे पास क्या, ये भाई साहब आए, सबसे ज्यादा यूज होते हैं यार ये स्क्वायर भैया हमारे जो है ना सबसे ज्यादा यूज होने वाले ज्योमेट्री में पार्ट में सबसे ज्यादा आगे आते हैं। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है ही, साथ में उसके तुरंत बाद जो फिगर बनता है दैट इज व्हाट, स्क्वायर। और स्क्वायर का तुम्हें पता होना चाहिए बेटा कि स्क्वायर में हमें सारी साइड कैसी मिलती है, सेम मिलती है। यदि स्क्वायर के साइड की बात करें, लेट इट बी दिस इज ए, दिस इज आल्सो ए, ये भी ए, ये भी ए, ये अपना कितना 90 बना के रखा हुआ है। अब इसमें क्या क्या बातें, एक तो सबके साइड सेम है, सारे एंगल कितने हैं 90। ये है भाई साहब इनका सेंटर, क्या है सेंटर। तो अब इसमें कौन कौन सी बातें आपको पता होना चाहिए वो सुनिए। एक तो आपको क्या पता होना चाहिए भाई साहब, एरिया पता होना चाहिए एक स्क्वायर का। दूसरा क्या पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल याद होना चाहिए, और डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सेंटर। ये इतनी बात आपको याद होना चाहिए, मुझे याद रहती हैं और मैं क्वेश्चन इसी वजह से बहुत फास्ट करता हूं। ये भी बता रहा हूं कहां, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, ग्रेविटेशन में, हर जगह, अमूमन हर जगह यूज होता है। स्क्वायर बोलेगा कि स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे एक एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी एक चार्ज रखा है। अब फोर्स बताओ, अब फोर्स बताओगे तो क्या लगाओगे, कूलम्स लॉ लगाओगे। क्या लिखोगे, K(Q1Q2) अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस ही नहीं पता होगी, अब कोई बच्चा डिस्टेंस निकालने में ही बहुत टाइम लगाएगा, तो ये इतना सड़ा सा सवाल करने में हमें ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। हमें दूसरों से आगे जाना है, कंपटीशन का माहौल है, तो भैया हमें इस माहौल में खूब अच्छा प्रदर्शन करना है। किसी के सामने ये नहीं बोलना है कि नहीं हमें स्क्वायर में डिस्टेंस निकालने में ही टाइम निकल गया। प्लीज इसका ध्यान रखेंगे। तो निकालने की कोशिश करते हैं, आपके सामने कर रहा हूं और याद भी करना है हम सबको। तो ये है अपना स्क्वायर, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज ए, दिस इज 90 डिग्री। अब एरिया की यदि मैं बात करूं तो क्या होता है भाई, लेंथ इंटू विड्थ कर सकते हैं, तो ए मल्टीप्लाइड बाय ए करूंगा तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर। पहली कहानी इतनी खत्म हो गई। दूसरा क्या निकालना था अपने को, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है। मैं वापस एक डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको बेहतर दिखे और नोट्स बनाने में भी आसानी हो। दिस इज ए एंड दिस इज ए, ये है लेंथ ऑफ डायगोनल। तो इसको मैंने मान लिया क्या है भाई साहब, एक्स। अब आपको दिख रहा होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये मैंने ग्रीन से अलग से बनाया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, ये बेस है,
ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। क्या लगाऊंगा मैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2a का स्क्वायर, और x बराबर क्या बन जाएगा, रूट टू टाइम्स a। प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। अब कोई बोलेगा सर ये वाला डायगोनल कितना होता है, सेम होता है, सेम लेंथ होती है। कहने का मतलब ये है कि ये वाले डायगोनल की लेंथ और ये वाला डायगोनल की लेंथ दोनों कैसी होती है, सेम। प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। वो कई बार बोलता है कि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ चार्ज निगेटिव है, इसकी वजह से इस पर फोर्स निकालो। अब यहाँ से डिस्टेंस निकालने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, सीधा याद करना है √2 टाइम्स a एंड डन। अब दिमाग में आया कि सर एक लास्ट बात और बची हुई थी, कौन सी, स्क्वायर की। क्या, वर्टेक्स से ये वाली डिस्टेंस सेंटर की। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये डिस्टेंस जितनी मैं बनाता जा रहा हूं, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस जो है वो सेम है। ये वाली डिस्टेंस यदि मैं देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है, ये यहां से भी डिस्टेंस कैसी है, सेम। यदि यहां से देखें अपन, ये वाली डिस्टेंस भी कैसी है भाई साहब, सेम। ये जितने भी मैंने कलर बनाए हैं, ये कलर अलग अलग बताने के लिए नहीं है, ये सारे डिस्टेंसेस जो है वो सेम है। और एक बात ध्यान रखिएगा, डायगोनल का ये मिड पॉइंट है। फिर से बोल रहा हूं, डायगोनल का ये मिड पॉइंट है। इस डिस्टेंस को यदि मैं y मान लूं तो ये भी क्या है y, ये भी क्या है y, और ये भी क्या है y। अच्छा, y जो है वो पूरे डायगोनल का हाफ है, आधा। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, √2a अपॉन क्या लिख दूंगा, 2। तो मैं इसको लिख सकता हूं कैसे, √2a डिवाइडेड बाय 2 को मैं लिख सकता हूं बेटा √2 इंटू √2, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो y जो है वो कितना आएगा बेटा, a डिवाइडेड बाय कितना, √2। कृपया करके इसका भी ख्याल रखें। फाइनली डायगोनल वाले की लेंथ ऑफ डायगोनल यहां पे लिखना था मुझे, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे लेंथ ऑफ व्हाट, डायगोनल कितना है भाई साहब, √2 टाइम्स a। कृपया इसका ख्याल रखें। फिर क्या है अपने पास, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड सेंटर स्क्वायर के लिए ये हमेशा कितनी है, a डिवाइडेड बाय √2, यानी इसकी आधी। ये तीन बातें ही काम की हैं स्क्वायर की, और इससे ज्यादा मुझे कोई भी डिस्टेंसेस अलग से याद नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसी में आगे कौन सा पार्ट है कि एक और डायग्राम हमें पता होना चाहिए। ये भाई साहब है हमारे पास कौन से, जिसको हम बोलते हैं सबसे ज्यादा यूज होता है, दैट इज व्हाट, रेक्टेंगल। ज्यादा चीजें नहीं पता होना चाहिए, लेकिन आपको कुछ बातें इसकी पता हो, ये ध्यान रखें आप। रेक्टेंगल में हमें ये लेंथ दे के रखी है a, दिस वन इज व्हाट b। एंगल आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे क्या है 90। एरिया आप लिखेंगे तो एरिया का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज लेंथ इनटू विड्थ। इतने से आपका काम हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट a मल्टीप्लाइड बाय b। मैं बार बार कह रहा हूं कि ज्योमेट्री के किसी भी फार्मूले में आप सिर्फ स्केलर क्वांटिटी का यूज कर सकते हैं, वेक्टर का यूज कतई नहीं करना है, प्लीज ध्यान रखें। अब मेरे से बोलेगी सर मेरा डायगोनल बता दो, ये वाला डायगोनल कितना होगा। फिर से क्या लगाएंगे अपन, पाइथागोरस, लेट इट बी व्हाट, x। यहां से क्या लिखूंगा मैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, a स्क्वायर प्लस व्हाट, b स्क्वायर। x की वैल्यू यदि आप देखेंगे तो रूट के अंदर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड आई एम डन। प्लीज इतना ख्याल रखें, उससे ज्यादा मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये सबको आता है यार, मैं थोड़ा सा स्लो इसलिए जा रहा हूं जिससे आपको रिविजिट करा दूं और कंटेक्स्ट बताता जाऊं कि आपको कहां कहां यूज करना है इन चीजों को, राइट। अब इसके बाद आपके पास जो भाई साहब हैं वो एक और हैं जिनको आप जानते हैं, क्या लिखा है मैंने, क्यूबॉइड लिखा है। अच्छा, बच्चा जो है वो कंफ्यूज होता है क्यूब और क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड में मैं फिर से कह रहा हूं, क्यूबॉइड में एक लेंथ है, बी है और सी है, तीन लेंथ होती है, यानी एक लेंथ, विड्थ और क्या है अपने पास, हाइट। और इसमें आप कंफ्यूज होते हो, फिर से मैं याद दिलाऊं कंटेक्स्ट कहां यूज होगा क्यूबॉइड का। आपको एक शब्द लिख के दे देता हूं मैं, क्या लिखा है, फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपसे सवाल पूछता है, एक पॉइंट चार्ज जो है वो क्यूबॉइड के एक वर्टेक्स पर रखा है, तो बताइए कितना फ्लक्स जाएगा। यानी कि वहां पर क्यूबॉइड का यूज तो होने वाला है। मैं एक जगह पे नहीं बात कर रहा हूं, बस एक एग्जांपल बताया कि इनकी जरूरत कहां पड़ती है। अब सोचो जरा, क्यूबॉइड की वजह से सवाल छोड़ दे कोई, ज्योमेट्री की वजह से सवाल छोड़ दे, इलेक्ट्रोस्टैट आता था, फ्लक्स आता था, सब आता था, कंसेप्चुअली हम बहुत स्ट्रांग थे, और सवाल छोड़ के आ गए क्यूबॉइड की वजह से, किसी के सामने बताने लायक भी नहीं बचेंगे अपन, है ना। तो थोड़ा सा अपने को
मतलब मुझे भी शर्म आएगी इस चीज को बताने में कि यार कीवर्ड की वजह से सवाल छोड़ दिया, तो अपने कीवर्ड के बारे में पता होना चाहिए। कीवर्ड बना रहा हूं आपके सामने, जैसा आप बनाते हैं ना वैसे ही बनाऊंगा मैं। ये देखिए, ये आपके सामने, ये बन गया कीवर्ड, दिस वन, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज व्हाट सी। तो लेंथ हो गई ए, विड्थ हो गई बी और हाइट क्या हो गई सी। प्लीज ध्यान रखिएगा। नाउ वॉल्यूम पूछेगा आपसे, जय हो। वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम भाई साहब क्या करना है, लेंथ, विड्थ और हाइट एंड डन। इतना सड़ेला काम है, बताइए जरा, कोई भी कर सकता है ना। अब दिमाग में ये आना चाहिए, आप सोचोगे सर अब आप और क्या कराने वाले हो। डायगोनल वगैरह की लेंथ नहीं निकाल रहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत किसी और की पड़ेगी। एक चैप्टर है, मैं बताता हूं, जानते हो क्या नाम है इसका? नाम पढ़ो आपको समझ में आएगा। क्या लिखा? हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में जाके यूज होता है क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या लिखा है? रेडिएशन। रेडिएशन में जाके यूज होगा कि सर डी क्यू बाई डी टी जो है वो ई ए सिग्मा टी की पावर 4। इसमें जो हमें परेशान कर सकता है ना, वो जानते हो कौन है? एरिया। अब इसका एरिया लिखने में जान निकलने वाली, तो जान क्यों निकलने वाली है? देखो तो सही, बहुत सिंपल सा। आप नीचे वाला यदि देखोगे तो क्या है अपने पास? लेंथ ये है ए और विड्थ कितनी है बी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एक का ए बी। अच्छा, इस वाले को देखेंगे और इस वाले को देखेंगे तो ये सेम दिखेगा, ऊपर नीचे है, तो यानी ये भी फिर से क्या लिख दूंगा? ऊपर वाले का ए बी, ये वाला एरिया, अरे ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। अच्छा, ऊपर नीचे कवर हो गए। अब मुझे कवर करना है इसके बगल में, तो ये मैंने कवर करने की कोशिश की, ये वाले को और इधर वाले को, यानी साइड वालों को। तो यदि आप देखेंगे तो लेंथ क्या है, इसको लेंथ मान लीजिए बी, और हाइट क्या है सी, यानी विड्थ मान लीजिए। तो वो कितना हो जाएगा भाई साहब? बीसी प्लस क्या लिखूंगा मैं? बीसी, दोनों को लिख दिया, दिस एंड दैट। नाउ अब एक छोटा सा पार्ट और बचा है भाई साहब, जो सामने वाला है, यानी कि फ्रंट में, और एक कहां है? बैक में, दिस एंड दैट। यदि देखेंगे इस सामने वाले को, सामने यानी आपकी तरफ वाले को, तो दिस इज ए और हाइट क्या है इसकी? सी। ए और सी, तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं साथ में? ए सी प्लस क्या लिख दूंगा मैं? ए सी, पीछे वाले को। अब सबको जोड़ने की यदि मैं कोशिश करूं तो एरिया जो है वो टोटल इतना है। ए बी 2 बार आया, बी सी 2 बार आया और ए सी भी 2 बार आया, तो मैं 2 बाहर निकाल लेता हूं और ये बन गया अपने पास ए बी प्लस बी सी प्लस क्या? सी ए। प्लीज इसका ख्याल रखें, आपको जरूरत पड़ेगी इवन फ्लक्स निकालने में भी और हीट ट्रांसफर के रेडिएशन वाले पार्ट में भी। एनीवेज, अब इसी से आगे यदि मैं बढ़ूं तो इसका जो छोटा भाई है, छोटा भाई जो है ना, लट्टू, लट्टू, लट्टू इज नथिंग बट व्हाट? क्यूब। क्यूबॉइड की बात कर रहे थे। यदि तीनों साइड को मैं क्या कर दूं सेम, तो वो क्या बन जाएगा भाई साहब? क्यूब बन जाएगा। यानी क्या लिखूंगा? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्या? इक्वल टू ए ही ले लेता हूं, ठीक है। तो वॉल्यूम आपने लिखा था कितना? ए बी सी। तो इसका वॉल्यूम यदि मैं इसमें डालूं फार्मूले में, तो ए इंटू ए, यानी वॉल्यूम कितना हो गया भाई साहब? ए का क्यूब। अब यदि मेरे से पूछे कि इसका एरिया निकालो, तो एरिया में आपने क्या लिखा था? ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस क्या लिखा था अपन ने? सी ए। यदि आप देखोगे तो कितना बनेगा? ट्वाइस ए इंटू बी, बी की जगह भी ए लिखना है तो क्या बन गया बेटा? ए स्क्वायर। इन दोनों की जगह भी ए इंटू ए, तो कितना बन गया? ए स्क्वायर। सी इंटू ए लिखा है, ये भी ए लिखूंगा तो क्या आएगा? ए स्क्वायर। यानी ये क्या बन गया? 2 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर, यानी कितना बन गया? ये 6 टाइम्स व्हाट? ए स्क्वायर। यदि आपसे बोले कितनी फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं भाई साहब? कितने फेस होते हैं, प्लीज इसका ख्याल रखिएगा कि यदि आपसे पूछे नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ क्या? फेसेस, कितने फेसेस हैं? फेसेस मतलब थोबड़ा, अरे थोबड़ा नहीं। देखो आप इधर पीछे यदि मैं बात करूं तो इनके फेस, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज फेस, दिस इज ऑल्सो फेस, दिस इज ऑल्सो फेस, ये भी फेस, ये भी फेस, आगे उधर पीछे भी फेस और सामने भी फेस, इनको फेस बोला जाता है। यदि अपन देखेंगे तो यदि फेस की बात करें तो कितने फेसेस हैं? आप ऐसे काउंट करो, सामने है और पीछे 2 हो गए, ऊपर और नीचे 2 हो गए, यानी 4 हो गए, इधर और इधर फिर से 2 हो गए, कितने हो गए? 6। नंबर ऑफ फेसेस यदि मैं बात करूंगा तो दैट इज व्हाट? 6। अब इसी में पूछेगा नंबर ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। नंबर ऑफ क्या पूछा है? वर्टेक्स। एक बात बताओ आप, ऊपर वाला यदि पार्ट करें तो 1 2 3 और 4, ऐसे देखो, ऊपर वाला यदि मैं स्क्वायर ले लूं, 1 2 3 4, अच्छा इसी के नीचे भी है 1 2 3 और 4,
यानी कितने हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे, कितने हो गए टोटल 8। यानी वर्टेक्स की बात करूं तो कितने हो गए भाई साहब 8। इससे ज्यादा अपने को कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज ख्याल रखिएगा। क्यूब डन। अब इसके बाद भाई साहब आते हैं सबसे सिमेट्रिकल फिगर की, यदि मैं बात करूं 2D में तो कौन है भाई साहब, सर्कल। ओहो, सर्कल, सर्कल से याद आया, आप सर्कल कहां कहां यूज करते हैं, पहले वाले चैप्टर में यूज कर लेंगे कि भैया एक आदमी जो है वो सर्कल में यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है और दौड़ के वापस पहुंच जाता है, तो आप क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। लेकिन डिस्टेंस की बात करो तो पूरी पेरीमीटर दैट इज सर्कमफेरेंस की बात करोगे, दैट इज नथिंग बट 2 पाई r। तो हमें सर्कल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। अच्छा, आपको लगेगा कि हाँ 1D में यूज होगा, नहीं, 1D में भी, रिलेटिव में भी, सर्कुलर में तो यूज होना ही है, पूरा चैप्टर ही है पूरा सर्कुलर मोशन का। उसके बाद जो खतरनाक काम आएगा वो आएगा सेंटर ऑफ मास में, जहां पर रिंग का सेंटर ऑफ मास, फिर उसके बाद रोटेशन में आएगा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो सारी बातों के लिए हमें सारी तैयारी कर लेना चाहिए। प्योर रोलिंग में जैसे बोला जाता है, जब प्योर रोटेशन पढ़ते हैं, प्योर रोटेशन के बाद अपन पढ़ते हैं कि भाई साहब क्या कंबाइन ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन का छोटा बच्चा प्योर रोलिंग है, उसमें बोला जाता है एक फुल रोटेशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना डिस्टेंस चलेगा और सेंटर ऑफ मास कितना चलेगा, सेंटर ऑफ मास 2 पाई r चलता है। अब ये बातें तो तब है जब फिजिक्स भी आती हो और साथ में ये सड़ी सी ज्योमेट्री, जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज करके इसे याद रखिएगा। तो सर्कल की कुछ बातें अपन कर लेते हैं, धड़ाधड़ जल्दी से कर लेते हैं। तो पहला काम है कि भैया ये है हमारा सर्कल। वैसे देखो मैंने अच्छा बनाया ना, एकदम परफेक्ट बना है। हाँ, इसकी वीडियो चलते हैं। तो ये है इसका क्या सेंटर और ये क्या है इसकी रेडियस। तो मैं बहुत बेसिक बेसिक चीजें आपको वापस से रिविजिट करा देता हूं जो आपको पता हो पहले से है। ये है हमारा डायमीटर, ये क्या है हमारा डायमीटर, यानी यहां से यहां तक की लेंथ, पूरी लेंथ, यानी डी डायमीटर को मैं लिखूंगा तो ये रेडियस है, और ये भी क्या है रेडियस, बड़े प्यार से बता सकते हो ट्वाइस ऑफ आर। ये काम खत्म। डी इज व्हाट, डायमीटर बोलते हैं। लेकिन एक बात समझें आप, इसको डाया बोल के भी छोड़ देते हैं दादा। क्या डाया, पता नहीं फैशनबाजी चल रही है लेकिन है, एग्जाम में भी लिख देते हैं डाया। वैसे एक बात बताऊं, आपने सुना यह है या नहीं, लेकिन बताऊं कहां यूज होता है, डाया ऑफ अपर्चर। क्या बोलते हैं, डाया ऑफ अपर्चर कहां यूज होता है सर, बताता हूं। ये है आपका, समझना क्या बनाया मैंने, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में आप देखेंगे तो ये एक डिजाइन बनाई जाती है कि स्फीयर को काटेंगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये जानते हैं क्या है, ये एक सर्कल है। कहां से, सामने से देखे जाने पर, ये आंखें लगा ले अपन तो ये मुझे सर्कल दिखेगा, और ये क्या दिखेगा, उसका सेंटर। और ये पूरा जो लेंथ मैंने अभी स्ट्रेट बनाया है इसको बोला जाता है आगे जाके डाया ऑफ व्हाट, अपर्चर। आप धीरे धीरे मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अक्रॉस द कंट्री बहुत विरले लोग ऐसे हैं, विरले स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं भी कंटेक्स्ट यूज होने वाले चैप्टर में जो शब्द हैं उनको मैं पहले ही कवर करने दे रहा हूं, जिससे आपको एलियन फील ना हो कि ये नया शब्द क्या गया डाया ऑफ अपर्चर, कि हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बस में पढ़ेंगे। नहीं भैया, हम यही कवर कर ले रहे हैं, हम ऑप्टिक्स भी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक ज्योमेट्री वाली चीजों को याद करें। लेकिन याद कैसे करें, ऐसे डायरेक्टली नहीं, हमें कैसे याद करना है कि उसका कंटेक्स्ट पता है कि सर ये तो बता दो कहां यूज करोगे। अनावश्यक तो नहीं लग रहा है, ये अनावश्यक नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था मैं कोई भी अनावश्यक बातें नहीं लिखूंगा, और ये भी आपको बता रहा हूं जितने नोट्स आपके बनेंगे वो भारतवर्ष में कोई भी नहीं बनवाएगा। ये भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, इतने प्रॉपर नोट्स होंगे और उतने ही वॉल्यूम में होंगे, उतने ही ज्यादा क्वेश्चन होंगे, उतनी ही वैरायटी के सवाल होंगे, सबसे आसान सवाल होंगे, गलतियों को कराने वाले ट्रिकी सवाल भी होंगे, ऑप्शन आउट करने वाले भी होंगे, कंसेप्चुअली भयंकर स्ट्रॉन्ग वाले भी होंगे, मेंस लेवल के ढंग के सवाल भी होंगे, और आपके टाइम को बचाने के लिए एक से ज्यादा मेथड करवाने वाले सवाल भी होंगे। बच्चों की दृष्टि से देखें, बच्चों की नजर से देखें तो कैसे सवालों को जल्दी किया जा सकता है, वो सारे सवाल भी आपके पास मैं पहुंचाऊंगा, और आपके साथ मैं भी सिलेक्ट होऊंगा। राइट, तो आगे देखते हैं, ये डायमीटर की कहानी खत्म हो गई। आगे देखते हैं इसी सर्कल में और क्या मैं यूज कर सकते हैं, क्या यूज करेंगे जरा देखिए आप। ये है अपना सर्कल,
और इस सर्कल में ये है रेडियस। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा जो मैं अभी शेड कर रहा हूं, है ना, ये पूरी जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ, पूरी पूरी की पूरी जो लेंथ है, इसको बोला जाता है भाई साहब क्या, सरकमफेरेंस, है ना। क्या बोलते हैं इसको, सरकमफेरेंस। इसी को बोला जाता है क्या, पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। प्लीज ध्यान रखिएगा, और इसकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए, दैट इज L इज इक्वल टू 2πr। हर जगह पर अभी रिसेंट ईयर के यदि सवाल देखेंगे तो सवालों में भी ऐसा बोलता है कि लेंथ देख रखी है L, वायर की, किसकी, वायर की, और इसको बेंड किया है, किसको, इसको बेंड किया है किस किस फॉर्म में, इनटू अ व्हाट, सर्कल। अब बताइए इसकी रेडियस की जरूरत पड़ेगी। अब वो कैसा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का भी सवाल बना देगा, अब बोलेगा कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पे, और आपको बीसी का जो फार्मूला है वो पता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r। ये फार्मूला पता है, म्यू नॉट आपको पता है, 2 आपको पता है, आई पता है, लेकिन आर नहीं पता है, तो अब सवाल गलत करेंगे क्योंकि उन्होंने लेंथ मेंशन की थी, आर मेंशन नहीं किया था। तो आपको तुरंत यूज कर लेना चाहिए L इज इक्वल टू वॉट, 2πr, और r को लिख देना चाहिए कितना भाई साहब, L डिवाइडेड बाय वॉट, 2π, एंड डन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी रिसेंट ईयर्स में यही काम करवाया है नीट के पेपर में। प्लीज बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि ये मैं जो बेसिक कैलकुलेशन करा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कराते हैं, देयर इज एक डिफरेंस है आपके एनएसबी सर में और बाकी लोगों में, सिर्फ एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। मैं एज अ स्टूडेंट आपको बता रहा हूं कि मुझे किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। जब आप सवाल करेंगे तो आप ये सोचिएगा कि सर कैसे सवाल करते, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप सोच रहे होंगे। प्लीज इस बात का ख्याल रखिए, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यदि आप मेरे को बोलोगे ना, कभी कंपैरिजन करने जाओगे आप दुनिया भर के टीचर से, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं बच्चा, मेरा कोई भी कंपैरिजन नहीं है। मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एरोगेंस में या प्राइड में या घमंड में बोल रहा हूं, नहीं। मेरा सिंपल सा मतलब कि मैं एक स्टूडेंट रहने दो मुझे, मैं स्टूडेंट की तरह बेहतर पढ़ा सकता हूं, बता सकता हूं, शेयर कर सकता हूं, और इवेंचुअली मैं टॉप कर सकता हूं वापस से। मैं वापस से एमबीबीएस कर सकता हूं। मैं आईआईटी से मैं सिलेक्ट हुआ बंदा रहा हूं, आईआईटी धनबाद का पास आउट हूं, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ मैं वापस से एम्स तक पहुंचूंगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचूंगा, और बहुत अच्छी रैंक लेके आऊंगा। आपके सबसे 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 कोने में पड़ा हुआ जो डाउट है ना, एलसीएम जैसा डाउट भी होगा ना, मैं उसको बड़े प्यार से आपके सामने डिस्कस करूंगा। मुझे किसी के सामने प्रूफ नहीं करना है कि मैं श्रेष्ठ हूं, वो बेकार है, या मैं बेकार हूं, वो श्रेष्ठ है। मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है। मुझे आपको पढ़ाना है और सही चीजें पढ़ाना है, ये आपको पहले से पता है। इसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको नहीं पता है। बस बात ये बोल रहा हूं, इस नॉलेज का महत्व वहां पर बढ़ गया जब मैंने आपको ये बताया कि ऐसे सवालों में आप गलती करेंगे तो इसका यूज कहां करोगे आप, आपके दिमाग में। अब चूंकि मैंने यहां बोला है, अब देखिएगा आप जब ये ऐसे सवाल आएंगे ना, आपको अलग से सीखने या अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा कि सर ने बेसिक कैलकुलेशन में ही ये बातें करवा दी थी, और यही है सबसे खूबसूरत बात, और हम इसी से सिलेक्ट हो जाएंगे बच्चा। कोई एग्जाम टफ नहीं है, स्पेशली यदि मैं जिस एग्जाम की बात आपको तैयारी करा रहा हूं, दैट इज व्हाट नीट, इट इज नॉट टफ एग्जाम। बस बात यह है कि हम सिस्टमैटिक, सिक्वेंशियल और इजीएस्ट चीजों को भी नजरअंदाज ना करते हुए स्टडी करें, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसी में ये सर्कमफेरेंस हो गया। अब मेरे को बात करनी है इसी में किसकी, एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल की यदि मैं बात करूंगा बच्चा, तो सर्कल का एरिया जो है वो सबको, आपको सबको पता है, दिस इज आर। एरिया का मतलब है बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी, इस रीजन का जो एरिया है हम उसकी बात कर रहे हैं। दिस एरिया इज नथिंग बट क्या, पाई टाइम्स व्हाट, आर स्क्वायर। कृपया इसका ख्याल रखें। अब बोलोगे सर इतनी बातें तो हमें पहले से पता है। सही बात है, पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता थी। यूज क्या करेंगे, सर्कल का एरिया हर जगह यूज होगा। एक बढ़िया कंटेक्स्ट बताऊं, छोटा सा कंटेक्स्ट, सुनो तो सही, आपको मजा आ जाएगा। जानते हो जब हम छोटे थे या आप छोटे थे, तो आप समझिएगा बबल फुलाते हैं ना अपन, सॉप बबल जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं अपन, एक छोटा सा अपन रिंग जैसा ऐसा ले लेते हैं और उसको अपन डिप कर देते हैं किसके अंदर, सोप सोल्यूशन। अरे सीधा बोले निरमा, हमारे घरों में क्या बोला जाता था, निरमा। तो उसमें अपन डुबो देते थे और उसको बाहर निकालते थे और ऐसे फूंक मारते थे तो वो बबल बन के बाहर निकल जाता था। आप जानते हैं ये बात क्यों कर रहा हूं,
एक छोटी सी बात फिजिक्स की आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं इस सर्कल को बनाऊं, अब सर्कल नहीं रहा, ये जानते हैं क्या बन गया है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये भाई साहब जो है वो अब बन गया है क्या, सोप सोल्यूशन की ये फिल्म बनी है। क्या बनी है, ये फिल्म बन गई है सोप सोल्यूशन की। मेरा काम यहां से खत्म हो गया, लेकिन मैं यूज करना बता रहा हूं, एक ही यूज बता रहा हूं, बहुत सारे यूजेस है। आप समझिए, देखिए ये हो गया आपका पूरा क्या, सर्कल सरकमफेरेंस हो गया, और ये हो गया उसके ये ऐसा एक फिल्म बनी हुई है। जस्ट इमेजिन करिए कि ये फिल्म किसकी है, लिक्विड की। किसकी है, लिक्विड की। लिक्विड के सामने यदि मैं बात करूं, यानी ये पूरी सरफेस के सामने एयर है, यानी लिक्विड एयर का एक इंटरफेस है। अच्छा, मैं इधर से देखूं तो ये लिक्विड और इधर क्या है, एयर। यानी कि मैं यदि आपसे पूछूं कि ये है आपके पास पूरा क्या सरकमफेरेंस है, सॉरी फिल्म है, और इस फिल्म के सामने कौन सा मीडियम है, तो आप बोलेंगे क्या, एयर। यानी फिल्म खुद लिक्विड है और उसके सामने क्या है, एयर। और ये फिल्म है और इसके पीछे देखूं तो भी क्या है, एयर। तो यानी कितने इंटरफेस मिल रहे हैं आपको, लिक्विड एयर इंटरफेस एक बार सामने की तरफ, लिक्विड एयर इंटरफेस कितनी पीछे की तरफ भी एक बार, यानी कितने टोटल कितने हो गए, 2। यानी नंबर ऑफ टाइम्स यदि लिक्विड इंटरैक्ट कर रहा है एयर से तो वो कितनी बार है, 2 बार। एक बार सामने और एक बार क्या है, पीछे। तो अब इस केस में यदि मैं एरिया लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एरिया, तो वो एरिया जानते हैं क्या होगा, आपको आश्चर्य होगा, दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, पाई आर स्क्वायर। मैंने 2 क्यों लिखा जानते हैं, वो 2 बार काउंट हो चुका है। और यही काउंटिंग पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में कोई भी नहीं सिखाता है। पाई आर स्क्वायर तो सबको पता था, लेकिन ट्वाइस का फैक्टर क्यों आया, क्योंकि वहां यूज होने वाला था। यहां पे यदि सर्कल का एरिया पूछेगा तो मैं पाई आर स्क्वायर बताऊंगा, लेकिन यदि मेरे से सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में बोलेगा कि भाई साहब यदि ये पूरा सर्कल था, ये फ्रेम था, उसको मैंने डिप किया, सोप सोल्यूशन से बाहर निकाला, तो अब मेरे को बताओ कि भाई साहब इसमें जो एरिया की काउंटिंग होगी वो एक बार होगी कि 2 बार होगी, तो आपको क्या बोलना है, 2 टाइम्स। So there is a difference between a normal kid and topper, है ना। नॉर्मल किड से हमें कहां बनना है, टॉपर तक जाना है, लेकिन बिना किसी गलत ट्रिक के, और हम बड़े सिंपल मेथड से सारे काम करेंगे, राइट। चलिए, तो ये हुई कहानी किसकी, सर्कल की। लेकिन कुछ और बातें इसकी और बताता हूं मैं आपको, जहां पे छोटी छोटी बातें आपके काम आएंगी, जो आपका टाइम बचाएंगी। कि मान लीजिए सर्कल, ये क्वार्टर है, क्वार्टर सर्कल की बात कर रहा हूं, तो क्वार्टर सर्कल जो है वो हमारा कैसा दिखना चाहिए, उसको देखिए आप। क्वार्टर सर्कल का मतलब 1/4, 1/4 की बात कर रहा हूं मैं। तो यदि आप देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर। और अब मैं जिसकी बात करने वाला था वो 2 बातें हैं। एक तो है ये वाली लेंथ, कहां पे यूज होगा, जैसे सवाल पूछेगा आपसे कि एक पार्टिकल है वो यहां से मूव करके यहां पहुंचा, अब उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो इनिशियल पॉइंट ये है और ये फाइनल पॉइंट है। तो आपका क्या करना है भैया, ये एक्स है, ये आर है, ये आर है, तो क्या है, आप देखोगे पाइथागोरस लगा दो यहाँ पे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख दूंगा मैं, आर स्क्वायर प्लस व्हाट, आर स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चा, 2x ऑफ व्हाट, आर स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 टाइम्स आर, एंड डन। ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस पता होना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं। नाउ एक बात समझिएगा, ये कलर मेरे को यार बहुत चटक लग रहा है, एकदम भयंकर चटक लग रहा है, कुछ और करते हैं। अरे पीला तो ले लिया था मैंने, ऑरेंज ले लेता हूं। तो यदि मैं इसकी बात करूं, इस सरकमफेरेंस की, तो क्या बोला था आपने, क्वार्टर सर्कल, पूरा सरकमफेरेंस जो था वो 2 पाई आर था। मुझे कहां से कहां चाहिए था वो देखिए आप, मुझे चाहिए था सिर्फ यहां से लेके यहां, मतलब इतना सा चाहिए। अच्छा, ये कितने पार्ट हो गए इसके, 4 पार्ट हो गए हैं, 1 2 3 और 4। तो यानी कि मैं इसका क्या कर दूंगा, 1/4। तो ये कितना बन जाएगा, ये वाली जो लेंथ है दैट इज नथिंग बट, ये 2 पाई आर बाई 4 करूंगा तो कितना बनेगा बेटा, पाई आर डिवाइडेड बाय व्हाट, 2, एंड आई एम डन, राइट। ये बहुत 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 बेसिक बातें हैं, बहुत बेसिक बातें हैं, और अपने को पता होना चाहिए, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हम सर्कल पे पहुंच गए। अब सर्कल के बाद जो है हमारे पास जो एक फिगर है, सर्कल 2D में था, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ये अंकल जी हैं हमारे, क्या है ये, स्फीयर, इनकी बात कर लेते हैं। चलिए, स्फीयर की बात यदि करनी है तो स्फीयर बना लेते हैं यार। स्फीयर यदि मैं बनाऊंगा तो दिस इज स्फीयर, देखने में आपको सर्कल जैसा लग रहा होगा, सर्कल मत समझ लेना है। अरे भाई मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लो अब सर्कल नहीं दिखेगा ये, अब ये स्फीयर प्रॉपर दिखेगा। चलो, तो यहां पर मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि भाई इसमें इसकी रेडियस जो है वो क्या है, आर। मैं सबसे पहले निकालूंगा किसका,
एरिया, एरिया कितना है ये याद होना चाहिए, 4 पाई वॉट आर स्क्वायर, ये है एरिया इसका यानी खोपड़ी। अरे यार आप ऐसे समझो, ये बॉल है, ये बॉल है, ये बॉल, ये बॉल, इसका पूरा जो एरिया बाहर का आपको दिख रहा है ना खोपड़ी का, उसको लिखते हैं अपन कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। यदि मैं आपसे बात करूं इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कृपया इन दोनों का ख्याल रखेंगे। बोलेंगे सर इसका यूज कहां कराओगे? सही बात। देखो इसका वॉल्यूम ये हो गया, स्फीयर है। अब स्फीयर सॉलिड भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, होलो भी हो सकता है। अब बोलोगे सर ये कहाँ यूज होगा? बहुत जगह यूज होगा, बहुत जगह, बहुत, हर चैप्टर में, हर चैप्टर में, हर चैप्टर में। अब देखो जरा कहाँ पे मैं बेहतरीन यूज इसका बताता हूँ आपको। जैसे मेरे को बोला, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, देखो जरा, एन ड्रॉप्स दे के रखी, ईच रेडियस कितनी है, आर। इनको मिला के क्या बन गया, एक वॉट बिग ड्रॉप, और उसका रेडियस क्या हो गया भाई साहब, आर। अब बोला है आर की वैल्यू कितनी होगी। अब ये सवाल कहां आएगा, दिमाग में आएगा। देखो हीट ट्रांसफर में तो बन ही सकता है, चलिए उसके बाद कहां बन सकता है, बनेगा इलेक्ट्रोस्टैट में। कैसे बनेगा, एन ड्रॉप्स दिया है और सब पे चार्ज दे के रखा है और बोला उसका पोटेंशियल V है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, पोटेंशियल एनर्जी U है ना, और टोटल चार्ज Q है। और उसके बाद बोलेगा नई वाली ड्रॉप का पोटेंशियल निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, है ना, और टोटल चार्ज निकालो। वहां जाके तो ये करना पड़ेगा, और ये छोटी सी बात जो है वहां जाके यूज होगी। तो हमें तो पता था ना, कोई हमसे पूछे बस कि स्फीयर का वॉल्यूम बताओ, बड़े प्यार से बता देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। क्या नीट के एग्जाम में पूछेगा? नहीं पूछेगा। कहाँ यूज होगा? हमें केबीसी कैलकुलेशन क्यों सीख रहे थे, नीट के एग्जाम में अनकही बातों को जहां बीच में यूज करना होता है वहां पे हमें यूज करना आना चाहिए। तो इसको देखें कितनी ड्रॉप्स है भाई साहब, एन, रेडियस क्या है, आर। अच्छा एक बार बताओ, ये छोटी सी ड्रॉप, फिर ऐसे छोटी ड्रॉप, ये छोटी सी ड्रॉप, सबको मिला दूं तो सबका वॉल्यूम जोड़ देता हूं तो इतना बड़का ड्रॉप बन गया है। तो क्या करेंगे अपन, एन लिखूंगा, एन ड्रॉप्स है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। ये एक ड्रॉप का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एन ड्रॉप, यानी एन ड्रॉप मिल गई, ये टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम से क्या बनना चाहिए, बड़का ड्रॉप। तो बड़का ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो क्या आना चाहिए, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। यदि मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या बनेगा, एन मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखा था बच्चा, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से देखोगे आप तो आर क्यूब की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, एन टाइम्स आर क्यूब, यानी आर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, एन की पावर 1/3, और ये बन गया स्मॉल आर, एंड आई एम डन। प्लीज इन छोटी छोटी बातों को हम नजरअंदाज कतई नहीं करने वाले हैं, राइट। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो यहां पर हमारी सारी कहानी जो है किसके बारे में थी, स्फीयर के बारे में थी। ये अपने को पता होना चाहिए। एक मिस्टेक और नहीं करेंगे हम, यदि मान लो हमसे बोला है ये स्फीयर है ऐसा, और ये क्या है, होलो हेमी स्फीयर। अच्छा, होलो हेमिस्फीयर बहुत जगह यूज होता है, ध्यान रखिएगा। रेडियस इसकी आर दी है, आपसे पूछा है इसका एरिया निकाल के बताओ, तो क्या करेंगे, टोटल एरिया स्फीयर का जो है उसका आधा कर दो। तो टोटल एरिया कितना था अपने पास, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं क्या लिख देता हूं, 2 कर दूंगा। तो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2 पाई आर स्क्वायर। इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम भी आधा कर दो टोटल का, तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा बेटा, 2। तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 पाई आर क्यूब। कृपया इसका ख्याल रखें। आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर होलो स्फीयर में क्या इसको मैं पैक मानूं, नहीं, इसे ओपन ही मान के चलना है। यदि कुछ ना बोले तो, यदि बोलना होगा तो अलग से बोलेगा कि जो बेस है वो कवर्ड है। प्लीज ध्यान रखें, जब तक वो ऐसा नहीं बोलता है हमें क्या मान के चलना है कि होलो स्फीयर हेमिस्फीयर दिया है तो वो कहां से, बीच से भी, यहां नीचे से भी कैसा है, ओपन है। कृपया इसका ख्याल रखें। नाउ अब यहां पर एक छोटा सा यूटिलाइजेशन यानी इसका यूज यदि बात करें तो ऐसा भी कई बार पूछ लेगा वो, स्फीयर जहां यूज करते हैं अपन बेसिकली फ्लूइड डायनामिक्स में इसका यूज होगा कि ये आपको कंसेंट्रिक सेल दिया है, दिस इज R1 और दिस इज व्हाट R2, और आपसे पूछा है ये R2 है
और आपसे पूछा है कि भैया इसका वॉल्यूम बताओ, इसका वॉल्यूम, ये वाले का वॉल्यूम जो है वो अपने को निकालना है ना। कंसेंट्रिक स्फीयर है ये, क्या है, कंसेंट्रिक स्फीयर, ऐसा। और अंदर वाले का वॉल्यूम पूछा है, ये वाले का जो बीच वाला स्पेस है। तो क्या करना है अपने को, बड़ा वाला जो स्फीयर है ये वाला, उसमें से छोटा वाला जो स्फीयर है उसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो भाई साहब हमारे पास जो आएगा वो ये वाला आंसर आ जाएगा। और इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बेटा, 4/3 पाई, क्या लिखूंगा, R2 का क्यूब, माइनस क्या लिखूंगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब। यदि आप देखोगे तो क्या बन गया, ये 4 पाई/3, और ये बन गया है R2 का क्यूब माइनस का R1 का क्यूब। आज मैं जहां पर समाप्त कर रहा हूं वो खतरनाक जगह है, आप फिर से वहीं पहुंच गए हैं, समझे नहीं बात को, याददाश्त को हमें अच्छा रखना चाहिए। जानते हैं कहाँ, दिखाता हूँ आपको, ये कुछ आगे एक बार इसको देख लीजिए। ये जो आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा स्टार्टिंग में, लेकिन अब नहीं लगेगा। ये क्या लिखा है, कुछ तो है ये, जरा देखेंगे आप। वहां पहुंचते हैं अपन कहीं पर कि इस फार्मूले का यूज क्यों करा रहे थे सर, क्यों बताए थे सर आप, जरा देखिए कहाँ पर है ये भाई साहब जो हैं। कहीं तो पहुंचने वाला हूं मैं, बस देखते जाइए। हाँ हाँ हाँ, यहां पहुंचे हम, कहाँ पहुंचे हैं, जानते हैं कहाँ, ये अंकल जी हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या लिखा है, दिस इज A³ - B³। वहां पर क्या बना है, R2 का क्यूब माइनस वॉट, R1 का क्यूब। अब बताओ उसको सॉल्व कैसे करते हैं यदि ये फार्मूला नहीं पता होता तो। और फ्लूइड का सवाल आएगा, और वो भी किसका आएगा, बॉयंसी का सवाल आएगा, यानी बॉयंट फोर्स का। और उसमें लिखा जाएगा रो इंटू वी इंटू क्या लिखेंगे अपन जी, ये लिक्विड और ये सबमर्ज वॉल्यूम। सोचिए जरा, वॉल्यूम वो वाला यूज हो गया तो क्या करेंगे अपन, प्लीज ध्यान रखें। हो सकता है उसका यूज हो ना हो, लेकिन वॉल्यूम निकालना तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई यदि चीजें पूछनी है, किसी स्लाइड में पूछनी है, कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज 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 मेंशन किया करिए। अच्छे बच्चे हैं और आप विश्वास रखिए, मैं आपको यदि बोल रहा हूं कि मैं सेलेक्ट होऊंगा, आई मीन इट। मैं उसी नजरिए से आपके साथ सारी चीजें शेयर कर रहा हूं और पढ़ा भी रहा हूं। एज ए स्टूडेंट पढ़ा रहा हूं और एज ए स्टूडेंट मैं सिलेक्ट होऊंगा आपके साथ। आप सिलेक्ट हो रहे हैं, कुल मिला के बात ये है, और अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एम्स की बात हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बस खूब खूब इन चीज़ों को रिवाइज करें। आपको जो नोट्स मिल रहे हैं, जो आपके पास लेक्चर्स हैं, उनको आप सुने, और सुनने के दौरान जो मैं कंटेक्स्ट आपको बता रहा हूँ वो कंटेक्स्ट लिखें। जैसे मैंने लिखा, बोला था फ्लूइड मैकेनिक्स, अब फ्लूइड मैकेनिक्स में सर ने बोला है उसका यूज आएगा, तो आप एक बार शब्दों में आप लिखोगे ना तो आपको याद रहेगा, आपको दोबारा अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्ते।